तुम वो खंजर तो सीने में समा लें तुम्हें, पर ज़रा प्यार से बाहों में भर के तो देखो। मेरा दावा है कि सारा जहर उतर जाएगा 2 दिन मेरे शहर में ठहर के तो देखो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के पश्चिम शहर बीकानेर की, जो अपने अलमस्त चीज़ों के लिए, अलमस्त कलाकारों के लिए और अपनी भुजिया, पापड़, रसगुल्ला, विभिन्न चीज़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध होने के साथ साथ बीकानेर के ताजिए भी पूरे भारत में ही प्रसिद्ध हैं। इन ताजियों में आज हम आपको ये अलग और ख़ास तरीके के ताजिए दिखाएंगे, जिनमें सोने से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, सरसों से बना हुआ, कपड़ों से बना हुआ और रुई से बना हुआ ताजिया हम आपको दिखाएंगे। इन ताजियों की खासियत ये है, इनके कलाकार एक छोटे और आम मजदूर हैं, जिन्होंने शायद बहुत कम शिक्षा ग्रहण की हो, लेकिन इन ताजियों के निर्माण में उन लोगों ने जो दिमाग लगाया है, शायद ही कोई इंजीनियर भी लगा पाए। इतना आसानी से ये लोग इन ताजियों के निर्माण का काम करते हैं और ये निर्माण कार्य 2 महीने से 8 महीने तक चलता है पूरे साल। तो आज हम आपको बहुत छोटे से टाइम में इस पूरे ताजे निर्माण के कार्यक्रम को दिखाएंगे, जो आपका बहुमूल्य समय है। उसमें से हमारी गुजारिश है कि आप इसको वीडियो को अंत तक देखें और हमारी पूरी कैमरा टीम, हमारे कैमरा पर्सन्स, हमारे एडिटर्स और इन सब की मेहनत को आप पूरा सराहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अब आपके सामने जो ताजिया नज़र आ रहा है, ये मोहल्ला चून घरान का ताजिया है, जो लगभग 1657 ईस्वी से बीकानेर में दर्शनार्थ रखा जाता है। कहा जाता है कि बीकानेर का ये पंचायत का ताजिया बीकानेर का सबसे पहला ताजिया जो मोहल्ला चून घरान के लोगों ने निर्मित किया था, जो आज तक अनवरत हर वर्ष बनाया जाता आ रहा है। इस ताजिए में विशेष तौर से बम्बैया उस्ताद, मोहम्मद इस्माइल ठेकेदार और कई ऐसे बुजुर्ग पेंटरों का नाम हमेशा याद रखा जाता है। सुनहरी अक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है, जिससे वो आज तक लोगों के दिलों में, दिमाग में छपे हुए हैं। और उनकी कलाकारी ऐसी थी कि जब वो पेन अगर एक जगह पर रख दें या पेंसिल एक जगह रख दें, तो उनका जो बनाया गया डिज़ाइन है तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि वो पेंसिल को उठा ना लें। पुराने समय में ताजियों में आज की तरह के मॉडल्स या डिज़ाइंस नहीं हुआ करते थे। पहले के ताजिए हमेशा लकड़ी, गत्ता और कलर की शीट्स पे ही निश्चित बना करते थे, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बदलता गया और आज बदलते बदलते मुहर्रम यानी कि ताजिए का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है, जो आपके सामने आप देख रहे हैं जिस तरीके से बदला है। इसी तरह अब आपके सामने ये जो ताजिया दिखाया जा रहा है, ये ताजिया जिस तरह से लकड़ी और गत्ते पर बंदिश कर लेने के बाद में इसके चारों ओर कपड़े से बनाया गया डिज़ाइन है, जो कि ये निश्चित है कि इस जगह पे ये चीज़ लगेगी और इसमें जब लाइटें लग जाएंगी, अलग अलग तरह की डेकोरेशन होंगे, तो इसकी खूबसूरती देखने को ही बनेगी। और ये जो भाई हमारे टेलर मास्टर बैठे हैं, इन्होंने भी इस हेतु बहुत मेहनत की है। बीकानेर के ताजियों में एक और ख़ास ताजिया जिसे रुई से निर्मित किया जाता है, इस रुई को गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों से मंगवाया जाता है। ये रुई जब आती है तो इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती, इसलिए इस रुई को पहले साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद इसको धोया जाता है। धोने के बाद इस रुई को मशीनों से पिंजा जाता है। मशीनों से पिंजने के बाद एक बार फिर से इस रुई को साफ़ करके इस रुई पे कलर दिए जाते हैं। उन कलर के कार्य को पूरा करने के बाद रुई को बड़ी भारी वस्तु के नीचे दबा दिया जाता है, ताकि रुई कहीं किसी और तरह की शेप ना ले ले। और जब रुई का ताजिया अपनी लकड़ी, गत्ते की बंदिश से कंप्लीट कर दिया जाता है, उसके पश्चात उस रुई को इस ताजिए पे लगाने के लिए अलग अलग डिज़ाइनों में काटा जाता है। और जिस तरीके से डिज़ाइनों में काटा जाता है, ये आपके सामने मौजूद है। आज ये रुई का ताजिया अपने आखिरी स्तर पर है, जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। अब आपके सामने ये जो ताजिया दिखाया जा रहा है, ये ताजिया है प्योर मिट्टी का। इस मिट्टी का उपयोग
इस ताजे के निर्माण में किया जाता है। ये मिट्टी हर साल नहीं बदली जाती, ये वही मिट्टी है जो हर साल इसी एक ही ताजे को बनाने में, निर्माण करने में काम ली जाती है। मुहर्रम की 9 तारीख तक इस ताजे को निर्मित किया जाता है। इसको विभिन्न कलाकार शुरू से ऊपर तक निर्मित करते हैं। निर्मित करने के उपरांत मुहर्रम की 10 तारीख को इसी पास वाले होद में, जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसी होद में इसको दफना दिया जाता है और अगले साल के लिए वापस इसी मिट्टी को पुनः निकाला जाता है, उसे छाना जाता है। सारा वही प्रोसीजर जो हर साल की तरह किया जाता है। ये ताजिया सन 1693 से बीकानेर में सोनरी कुआ स्थित मोहल्ला डीडवानियान में दर्शनार्थ रखा जाता है। बनाते बुजुर्गों ने तय किया कि क्यों नहीं उस्ता कला का ही ताजिया बना दिया जाए, इसमें उस्ता कला का पूरा उपयोग किया जाए। तो उसके लिए मोहम्मद सरवर उस्ता से कहा गया कि इसका एक मॉडल बनाया जाए। तो सरवर ने इराक में जो करबला है, करबला मोहल्ला, उसका ये नक्शा बनाया है। ये जो करबला मोहल्ला का है, यानी एक गोल रोजा और ये गुंबद। ये इमारत मुगल है, इमारत वहाँ की नहीं ली। और फिर इसकी तर्ज पर ये बड़े वाला ताजिया बनाया, जिसमें गुंबद पर भी सोना लगा हुआ है। गोल रोजा है। ये हमारे यहाँ जो इसामुद्दीन जी के पोते जमील साहब, उन्होंने इस पर काम किया है और बाकी नीचे का हमारी टीम सारी काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये मॉडल जो आपका पिछले लगभग 22-23 साल से आपका यही मॉडल चल रहा है। मॉडल 25 साल पहले बना था जी, 25-26 साल पहले, बिल्कुल वाइट था उस वक्त में। तो हर साल इस मॉडल के अंदर आप नई जो चीज़ लाते हैं, जिससे आप जायरीन जो होता है उसको देखने के लिए आता है। कभी इसमें किताबत ले आते हैं, कभी आसार लिख देते हैं, कभी दरूद पाक लिख देते हैं, कभी सलात व सलाम लिख देते हैं। तो हमेशा बरसों से इसमें किताबत में चेंजिंग करते हैं। इस बार हमने यहाँ ये जो डिजाइन वगैरह है इसको मतलब बढ़ा रहे हैं। आयतें लिखी है। ये जो कलर जो प्रयोग में लिया जा रहा है, वो कलर क्या कोई खास कलर है? एम्बोस जो की जाती है वो तो मिट्टी से की जाती है। घड़े की मिट्टी होती है, उसमें गोंद, गुड़ और हरा कशीस। कशीस नहीं है, आज के दौर में सर्फ को डाल दिया जाए, खारी चीज होती है ताकि मच्छर या कीड़ा उसको ना खाए। उससे एम्बोस की जाती है। एम्बोस करने के बाद में पीला रंग लगता है, फिर सिंदूरी रंग लगाते हैं, उसको सोना लगता है। इसमें प्योर गोल्ड लगा हुआ है। इस मॉडल में भी, इसमें भी गोल्ड लगा हुआ है। तो गोल्ड की कोई कमी नहीं है। आज भी अगर सारे लोग, इस बार भी जब इमाम बड़े को खोला था तो उनका इसको सारे को नया कर दिया जाए। मैंने नए के लिए कम से कम 6-8 महीने में देने पड़ेंगे। इस बार तो हम ऐसे ही पूरा कर देते हैं, अगले साल या उससे अगले साल रिपीट कर देंगे, सारे को नया कर देंगे। बाकी हम चाह रहे हैं कि इस कॉपी को इराक के बराबर होनी चाहिए, मतलब नक्शा वही रहना चाहिए, डिजाइनिंग भी वही रहनी चाहिए। अभी हमारा एक प्लान हो रहा है कि हमारे ताजिया करीब 4 क्विंटल का है। 12 फीट इसकी हाइट है, 6 फीट चौड़ाई है। इसको लाने ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। इधर से घाटी चढ़ना पड़ता है, उधर से घाटी उतरना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि इमामैन करीमैन के रोजे की हूबहू नकल बना के ज़रीह मुबारक बना दी जाए। नीचे एक इमारत हो और ताजिए का साइज करीब 8 या 9 फीट ही हो, वेट कम हो जाए। ये आइंदा सालों के लिए है। ये आइंदा सालों के लिए एक प्रोजेक्ट है। वो इस तरीके से मॉडल की शक्ल में आ जाएगा ना, तो हम दूसरे साल उसको मुकम्मल कर देंगे। दुआ करो कि वो जल्द से जल्द हो जाए, हमारी ज़िंदगी में हो जाए जी इंशाल्लाह। तो ये जो आप जो पिछले 25 साल से जो ताजिया बना रहे हैं, तो उसमें जो पुरानी लागत जो आई थी, वो उस टाइम में कितनी लागत आई थी, और अब अगर आप जब हर साल इसमें जो चेंजेस करते हैं उनमें क्या फ़र्क है? उस टाइम में लागत लकड़ी की और सोने की काम की, चूँकि हमने तो लेबर वगैरह लेनी है, सोना लगा था, तो लकड़ी का करीब 1.25 लाख में कर गया था। बाकी जो दूसरे जो खर्चे होते हैं, दूसरे खर्चे अगर यूँ करके गिना जाए तो करीब उस वक्त में जो ताजिया बना था करीब 2-2.5 लाख। अब जो आप करते हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ें जो नए चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस को आप सभी लोग, वो हम लोग भी हमारी पॉकेट से कर लेते हैं। जी जी जी। तो इसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना। तो आपकी लगभग की पूरी टीम जो है, लगभग कितने आदमी और कितने दिन तक लगातार काम करते हैं जब ये आखिरी मुकाम तक पहुँचते हैं? देखो, इसमें अगर 10 आदमी लगे तो हम इस ताजिया को
6 से 8 महीने के बीच में पूरा करते हैं। अभी इस साल आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं जो इसको लगातार कितने दिन से कर रहे हैं? अभी करीब 15 दिन हो गए। 4 हैं स्टूडेंट, वो 4 आ रहे हैं। आज तो सारे रहे, काम सिर्फ 4 ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं एक दूसरे की कलम का फर्क आ जाएगा, हाथ चेंज होती है उसमें डिजाइन में उसमें फर्क आएगा, तो वो 4 ही लग रहे हैं। वो मेंटालिटी चेंज होती है, मामला कलम चेंज हो जाएगी, इसलिए जो कर रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन काम शुरू किया। हमारे यहाँ ताजियों में जो काम होता है उसमें एक खासियत ये है कि जो हम लोग जो जालियाँ बनाते हैं, हर साल जाली का अलग नया डिजाइन बनेगा, डिजाइन सारा नया बनाया जाता है और इसमें किसी किस्म से मशीन का काम नहीं होता, छेनी हथौड़ी से जालियाँ कटती है। इस साल जो जालियाँ कटी है वैसी पहले कभी नहीं कटी, वो वास्तव में बहुत लाजवाब कट रही है। वो काम दिन में होता है, वो हमारे फारूक भाई करते हैं, मैं भी साथ में करता हूँ। मजलूम करबला की यही यादगार है, अल्लाह के शहीद की नकले मजार है। मजलूम करबला की यही यादगार है, अल्लाह के शहीद की नकले मजार है। इस पेंटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूँ। सन 1962 के अंदर धर्मपुर के अंदर करबला मोहल्ला का एक लैंडस्केप छपा था, वो यूं ऊंचाई लिए हुए था। तब हमारे यहाँ बुजुर्गों ने सोचा, खासतौर से अलाउद्दीन जी जो आर्टिस्ट है और उस्मान गनी साहब, कि जब धर्मयुग ने ये तस्वीर बनाई है करबला मोहल्ला की, तो हो सकता है अपन उससे 21 नहीं कहीं 10 टाइम 21 बना लेंगे। अलाउद्दीन जी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आर्टिस्ट थे, तब उन्होंने कच्चा नक्शा एक शीट पर खींचा। खींचने के बाद में इसमें अब हमने मदद किन किन से ली है, इंजील भी पढ़ी थी, तौरात भी, और ज्योग्राफी की और बहुत सारी किताबें और जीके की किताबें, जिनमें सन वगैरह और शहादत नामे भी कई किस्म के हमने टटोले कि कौन कितने दूर पर शहीद हुआ। तो ये वो दरिया फरात है, वो दजला है, उसके आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये जो खेमे हैं, ये पहले दरिया फरात के पास में थे। 7 तारीख को यजीदी फौज ने कहा कि खेमे को दरिया से दूर ले जाया जाए। 3 दिन तक भूखे प्यासे यहाँ पे लड़े। अब जिक्र सादतैन में जो उन लोगों ने जो समा किया, जो बयान किया है, उस हिसाब से हजरत हुर की शहादत गाँव ये 1 नंबर पर, ये बिल्कुल नजदीक खेमे के पास। 2 नंबर पर हजरत ज़ैनब के पिसर कोनो मोहम्मद, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सगे भांजे थे, कोनो मोहम्मद तौरी। 3 नंबर पर हजरत इमाम कासिम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। 3 नंबर ये। अब ये इनकी बहादुरी बताई जाती है कि कितनी फौज को चीर करके यहाँ से गए ये। 4 नंबर पर हजरत अब्बास नंबरदार, हजरत सकीना ने कहा चाचा जान से कि चाचा जान पानी, तो हजरत अब्बास ने कहा बेटा पानी के लिए कर रही है, पानी अभी लेके आता हूँ। वो यहाँ से घोड़े को रखा पर सवार होकर के और वहाँ दरिया से पानी ले लिया, आपने पानी नहीं किया। दरिया से बाहर निकलती यजीदी फौज ने उनको वहीं पर शहीद कर दिया। 5 नंबर पर हजरत अली अकबर, 5 नंबर पर वहाँ शहीद हुए। 6 नंबर पर अली असगर, मासूम बच्चे थे। यहाँ पर आपने फौज के सामने कहा कि हमें किसी को पानी मत दो, मासूम असगर है, इसका हलक कर दो। उन्होंने 3 से हलक कर किया। 7 नंबर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज थी और इस फौज के पास ही आप तो हमने ये नक्शा उसको देख के बनाया। फिर एक बार कोई मिलिट्री का आदमी आया, उसने कहा मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपने ये उस सन तारीख कैसे निकाली आपने कि वो कोई तारीख थी कोई सन था। तो हमने किताबें बताई कि इन सब ने ढूंढा। आखिर वो 1 या 2 साल के बाद में वापस आया डेली करके
और उसने कहा कि आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूँ, आपने तारीख और सन बिल्कुल करेक्ट निकाला है और जो नक्शा मैंने पढ़ा है करबला का वो हूबहू चित्रण कर दिया। अब उसके बाद में हमने इस पर लिखा सर्वाधिकार सुरक्षित। ये ज्योग्राफिकल है जिसमें बताया गया कौन सा मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है, कुचिया कहाँ, खैबर कहाँ, कुफा कहाँ, तमिस कहाँ, बगदाद कहाँ। और ये सर्वाधिकार सुरक्षित उस साल के बाद में लिखा है। यानी ये पेंटिंग बनी थी 1974 में पूरी हुई थी, सर्वाधिकार सुरक्षित 1976 में लिखा गया। एक परवाना है जो कि राज दरबार से मिला हुआ है। इस परवाने में जितने भी अखाड़े हैं और जितने भी ताजिए जो बीकानेर में हुआ करते थे उस जमाने में उन सब का रिकॉर्ड दर्ज है। हम बंदाए मौला हैं, किस्मत के धनी हैं। हम पंजतनी है। हम बंदाए मौला हैं, किस्मत के धनी हैं। हम पंजतनी है। नाराए शहादत, या हुसैन, या हुसैन, नाराए शहादत, या हुसैन, या हुसैन, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए हैदरी, या अली, या अली। पूरे 2 महीने हमारी कैमरा टीम जिसमें ताहिर, गुलाम मुस्तफ़ा, हुसैन बंटी और मैं आपके सामने मौजूद हूँ और इन सारी कार्यक्रमों को आप सबके सामने एक शानदार तरीके से पिरोने का काम हमारे भाई किशन प्रजापत ने किया और हम आप तक इस वीडियो को ला के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए हम तहे दिल से गुजार हैं। चाहूँगा कि आप ये अवश्य बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, शुक्रिया। आगे आने वाले समय में इसके पार्ट 2 के लिए आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।